हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। आई होप आपने यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, डूइंग बहुत अच्छे से। आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। आप अभी रिवीजन के ऊपर आ गए, जैसे कि हमने 11th का रिवीजन कर रहे हैं। 12th आपको मैंने पूरी दे दी है, उसके बाद हम 12th का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्लड की अगर मैं बात करूंगा, ब्लड के अंदर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लड की अगर मैं बात करूंगा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, फॉर्म एलिमेंट होते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लिम्फ वगैरह होता है। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ, 50% ऑफ द ब्लड तो प्लाज्मा ही लेके जाता है। उसके अंदर ब्लड के प्लाज्मा के अंदर 90 से 95% तो वाटर ही होता है। 6 से 8% उसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। तो फाइब्रिनोजेन की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोटीन एंड कोगुलेशन के अंदर आ जाता है। और ग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूंगा, इन्वॉल्व इन ए डिफेंस मैकेनिज्म, क्या होता है, इन्वॉल्व होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। एल्बुमिन की अगर मैं बात करूंगा, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, क्या कर देता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प करने में मदद करता है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइब्रिनोजेन जो कि प्रोटीन एंड कोगुलेशन में कर देता है, ग्लोबुलिन जो कि इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्बुमिन जो कि हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, सीरम के नाम से जानते हैं। प्लीज याद रख लेना, फाइब्रिनोजेन जो कि प्रोटीन एंड कोगुलेशन करता है, ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना इतना जरूरी है कि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इस प्लाज्मा से जरूर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो है फॉर्म एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, 55% वो लेके गया, 45% ये लेके जाएगा। उसके देखते हैं इरेथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। इरेथ्रोसाइट मतलब आपका आरबीसी, जिसके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। बाइकॉनकेव इन शेप, कैसे होता है बाइकॉनकेव इन शेप, कैसे होता है बाइकॉनकेव इन शेप। एंड 12 से 12 से 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलता है। कितने, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। और 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, फिर इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन के अंदर। जो स्प्लीन होता है वो आपका ग्रे यार्ड ऑफ द आरबीसी होता है। उसके बाद अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की अगर बात करूंगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूंगा, ग्रैन्युलोसाइट क्या आ जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स आ जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर आ जाते हैं। और एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एक ग्रैन्युलोसाइट को भी पढ़ेंगे अभी हम। न्यूट्रोफिल क्या हो जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल हो जाता है, 60 से 65% यही होता है। फैगोसाइट कहता है डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डब्ल्यूबीसी के अंदर। कलरलेस होता है इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं इसके अंदर। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता डब्ल्यूबीसी में, इसलिए ये कलरलेस होता है। एसिनोफिल्स की अगर मैं बात करूंगा, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन, ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका भूल जाते हैं लोग, बच्चे भूल जाते हैं इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये याद रखना, रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, और ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन में भी एसोसिएट होता है। पैसोफिल्स की अगर मैं बात करूंगा, एटलीस्ट लीस्ट इन नंबर, आर बहुत ही कम ही नंबर में होता है। सेक्रेटिन सीक्रेट द हिस्टामिन, सेरिटोनिन और हेपेरिन क्या हो जाता है। बैसोफिल्स की अगर मैं बात करता हूँ, हिस्टामिन, सेरिटोनिन और हेपेरिन आपका आता हुआ देखने को मिलता है। तो बैसोफिल्स की यहाँ पे बात आ जाती है। ल्यूकोसाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी की यहाँ पे बात करूंगा, जिसमें आपको ए ग्रेनुलोसाइट की बात करूंगा। पहले हमने ग्रेनुलोसाइट की बात कर ली, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स वगैरह सब देख लिए थे। उसके बाद अभी हम ग्रेनुलोसाइट की अगर बात करेंगे, उसके अंदर मोनोसाइट जो होता है, फैगोसाइट सेल विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो कि सेम एज ए न्यूट्रोफाइल की तरह काम करता है। लिम्फोसाइट जो कि बी होती है, टी होती है। बी क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है, मैच्योर करता है आरबीसी में। और टी क्या करता है, मदद करता है बी को फॉर्मेशन और फॉर्मिन, अच्छा, हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट आपका रेड बोन मैरो में बनता है और मैच्योर इन थाइमस, मैच्योर इन थाइमस। और आपका बी लिम्फोसाइट क्या होता है, मैच्योर और फॉर्म और मैच्योर दोनों भी आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम थर्मोसाइट्स, प्लेटलेट्स की यहाँ पे बात करेंगे। आर अ सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस इन मेगा कैरोसाइट स्पेशलाइज सेल इन बोन मैरो के अंदर आपको देखने को मिलता है। मेगा कैरोसाइट इन्वॉल्विंग कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ द ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय द मेगा कैरोसाइट जो कि स्पेशलाइज्ड सेल है आपके बोन मैरो के अंदर, और इन्वॉल्वमेंट आपका कोगुलेशन और क्लोटिंग क्लोटिंग ऑफ द ब्लड के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम ब्लड के बारे में। ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, A B A B C O। ठीक है, एंटीजन ऑफ आरबीसी की अगर मैं बात करूंगा, A A B नील। ठीक है, तो ए का जो है एंटीबॉडी जो आरबीसी के अंदर खुद ही की होगी, बी की भी खुद ही की होगी, ए बी की भी खुद ही की होगी, ओ की कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है। एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा किसके खिलाफ जाते हैं, ए अपना बी के खिलाफ जाता है, बी अपना ए के खिलाफ जाता है, ए भी किसी के खिलाफ नहीं होता, सबको बोलता है कि मैं सबको डोनेट करूंगा,
मैं सबसे ब्लड ग्रुप लूंगा, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ओ को क्या प्रॉब्लम होती है, ये दोनों से भी खिलाफ होता है, ए और बी का खिलाफ होता है। ओ बोलता है तुम लोग मुझे खून मत दो, मैं तुमको खून दूंगा। तो ए वाले और बी वालों को क्या बोलता है, तुम लोग मुझे खून मत दो, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, पर मैं तुमको खून दूंगा, ये इसके मैं ये हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इस तरीके से लग करते हैं यार। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेना डोनर ग्रुप ए और ओ है, बी और ओ है, ए क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर कोई नहीं प्रेजेंट होती है, तो ए बी ए और ओ सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है ये। और ये हमारा ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को डोनेट करता है, पर इसको अगर डोनर ग्रुप होगा तो उसको उसी का ग्रुप चाहिए। आर एच ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक केस आ जाता है जहाँ पे एक मदर आर एच नेगेटिव होती है, और उसका जो है जो अगर बात करेंगे आर एच नेगेटिव होती है। और अगर अगर मैं मदर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं उसका जो हस्बैंड सॉरी मेल और एक कपल हो गए, मेल और फीमेल में फीमेल जो होती है नेगेटिव होती है, और उसका जो बच्चा होने वाला था वो आर एच पॉजिटिव होता है। तो पहले प्रेगनेंसी तो अच्छे से होती है, ठीक है। पहले प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, ब्लड की मिक्सिंग, और पहले प्रेगनेंसी में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, प्लेसेंटा कट हो जाता है। पर थोड़ा सा जब प्लेसेंटा कट करते समय क्या हो जाता है, थोड़ा जो बेबी का जो ब्लड है वो मिक्स होकर मदर के ब्लड में चले जाता है। जो मदर के ब्लड में चले जाता है तो वो एंटी रेजिस्टेंस बना देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में जो बेबी होता है उसके अंदर सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है, जॉन्डिस लाइक बेबी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिसिस देखने को मिलता है। क्या हो जाता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिसिस जैसा देखने को मिल जाता है सेकंड प्रेगनेंसी के बाद। तो जब आपका इस तरीके से होता है, अगर आपको पता है पहले से ही, अगर आपकी मदर जो कि आर एच नेगेटिव है, तो आपको पहले ही इमीडिएटली डिलीवरी के फर्स्ट डिलीवरी से पहले उसको डिलीवरी होती है उसको एंटीजन देने पड़ते हैं, ताकि वो एंटीबॉडी माइनस आर के खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए। तो राइनस मंकी के अंदर ये देखने को मिलता है, सिमिलर प्रेजेंट राइनस मंकी के अंदर भी ये ग्रुपिंग देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिक कौन बनाता है, आपका थ्रोम्बोकाइनेस बनाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में थ्रोम्बिन मदद करता है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में। क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली बाय द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड बना देते हैं, इस तरीके के थ्रेड बना देते हैं ये। जैसे आपने अगर देखी होगी कभी, अगर आपको पट्टी लगी होगी, गिरे होंगे तो बचपन में, ठीक है, अभी भी गिरता हूँ मैं तो अभी भी गिरता हूँ। तो ये इस तरीके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, इस तरीके से कोगुलेशन हो जाती है। कैल्शियम जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कोगुलेशन में। ठीक है, लिम्फ की बात करूंगा, टिश्यू फ्लूइड की यहाँ पे बात करेंगे। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड द लिम्फ, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन लिम्फोसाइट व्हिच इज रिस्पांसिबल इम्यून रिस्पांस में रिस्पांसिबल होता है। फैट आर द एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ एंड लैसिटल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर आ जाता है, कि फैट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लिम्फ को इन लैसिटल प्रेजेंट एंड इन इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर आपको देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। अब यहाँ पे हमने फ्लूइड का पार्ट पूरा देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही जगह पर पूछे जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का में तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे देखने को मिलता है, जहाँ पे पंप्ड इनटू द लार्ज वेसिकल्स ओपन स्पेस ऑफ द बॉडी कैविटी, जिसको साइनसेस कहते हैं, वहां पे होता है। क्लोज सर्कुलेटरी में तीन प्रकार के आ जाते हैं। एनेलिडा और कॉर्डेटा ब्लड पंप्स बाय द हार्ट ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, एनेलिडा और कॉर्डेटा की यहाँ पे बात चल रही है। दो चेम्बर हार्ट की अगर बात करूँ, फिशेस आ जाते हैं। थ्री चेम्बर में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और फोर चेम्बर में हमारी क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में आपको क्रोकोडाइल को एक्सेप्शन यहाँ पे मानना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आप बोलोगे इनऑर्गेनिक चल रही है, नहीं भाई, थोड़े एक्सेप्शन होते हैं कभी। तो यहाँ पे बात करें राइट एट्रियम की, अगर मैं बात करता हूँ, राइट एट्रियम में आ जाता है लोअर वेना कैवा से जाता है अपर वेना कैवा से। आपके राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो डीकार्बोनेटेड ब्लड आता है, CO2 के डी डीकार्बोनेटेड, इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद वो प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, ये ट्राइकस्पाइड बल्ब होते हैं यहाँ पर, ये याद रखना है आपको। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपका जो है पल्मोनरी, हाँ, लंग्स में जाता है, लंग्स के फिर पल्मोनरी वेन्स में जाता है, वहाँ पे CO2 का डिजोल्व हो जाता है, O2 को ले लेता है, फिर पल्मोनरी वेन्स से आते हुए ये आपके राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। बाइकस्पाइड बल्ब उसको मैटरनल बल्ब भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एओर्टा के थ्रू आपको पूरा चले जाता है। और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में दो तरीके के ये प्रेजेंट होते हैं बल्ब, दोनों में भी सेमिलुनर बल्ब प्रेजेंट होते हैं। बल्ब इसलिए बताया क्योंकि जब हम अभी कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे वहां पे बल्ब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, तो उसमें आपको कार्डियक साइकिल पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है।
इसके अंदर साइनो आर्टेरियल नोड जो कि आपका पेस मेकर हो जाता है, आपका ऑटो एक्साइटेबल हो जाता है, आपको इसको जरूरत नहीं होती, न्यूट्रल सिग्नल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, खुद का ऑटो जनरेटिंग होता है। उसके बाद यहाँ से इसके परकेंजी फाइबर जाते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद करते हैं, परकेंजी फाइबर बोलते हैं इनको, जो आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स आपको देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कार्डियक साइकिल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको देख लो भाई, अच्छे से देख लो। सॉरी मैं थोड़ा खराब नहीं करूंगा इसको, ये मैंने बनाई है, ठीक है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे जीरो से लेके 0.1 से लेके 0.4 तक और 0.8 तक आपकी पूरी हो जाती है। तो पहले मैं 0.4 से लेके 0.8 तक बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो साइन है आपका सिस्टोल बताता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टोल डायस्टोल मतलब आपका रिलैक्सेशन। क्या बताता है? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन बता रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके का रिलैक्सेशन बता देता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, 0.4 सेकंड से लेके 0.8 सेकंड तक आप पे बिल्कुल भी ना आर्टरिया डायस्टोल करती है, ना आर्टरिया सिस्टोल करती है, ना वेंट्रिकल सिस्टोल करती है, सब लोग डायस्टोल करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए आपका जो ब्लड है पूरा हो जाता है। तो 70% तो फीलिंग यहाँ पे ही हो जाती है, 0.8 तक आपकी 70% ऑफ द फीलिंग यहाँ पे वेंट्रिकल की हो जाती है। आर्टरिया से डायरेक्ट ब्लड आर्टरिया में आ रहा होता है और आर्टरिया से सीधा वेंट्रिकल में गिर रहा होता है, तो 70% हो जाती है। 0.4% में यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत मुझे नहीं लगी है वेंट्रिकल को फिलअप करने में। फिर क्या हो जाता है, जो 30% रिमेनिंग हो जाता है, जब आपका आर्टरिया 0.1 सेकंड के लिए क्या करता है, सिस्टोल करता है। कितना करने के लिए? 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करता है। अच्छा, ये भूलना मत, ये जो अंदर वाला सर्कल ही आर्टरिया बता रहा है वेंट्रिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0.1 सेकंड के लिए आपका जो है आर्टरिया सिस्टोल करता है। फिर 0.1 सेकंड के लिए अगर आर्टरिया सिस्टोल करता है आपका, तब जाके आपकी 30% ऑफ द फीलिंग हो जाती है, वेंट्रिकल फीलिंग एक्टिव फीलिंग हो जाती है 0.1 सेकंड के लिए। फिर 0.1 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड, मतलब पूरे 3 सेकंड आ जाते, 3 सेकंड इसके अंदर आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपका वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होता है, फिर आपका जो है आर्टरिया डायस्टोल कर रहा होता है, और यहाँ पे ब्लड जो है एओर्टा सेमिलुनर वल्व ओपन हो जाते हैं और एओर्टा से ब्लड निकलते हुए देखने को मिलता है। तब तक आपका, अगर मैं 0.8 तक बात करूंगा, यहाँ पे सेमिलुनर वल्व जो होता है, सेमिलुनर वल्व क्लोज्ड होते हैं, पर आपके जो ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड वल्व है वो ओपन रहते हैं। इसमें क्या होता है, आर्टरिया में क्या हो जाता है, दोनों भी वल्व ओपन हो जाते हैं, सेमिलुनर और ट्राइकस्पाइड वल्व जो कि ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे ओपन थे, यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे क्लोज नहीं होती, यहाँ पे भी ओपन ही रहते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके यहाँ पे क्लोज होते हैं, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके। उसके बाद ईसीजी है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। PQRS कहा जाता है, पी जो कि आपका एक्सेसिव डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया बताता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया आपका आ जाता है। QRS आ जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, आपको बताता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स को काउंटिंग करने में दैट अकर्स इन गिवन टाइम कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को डिटरमाइन कर सकते हो आप, QRS कॉम्प्लेक्स के थ्रू आपको डिटरमाइन कर सकते हो हार्ट बीट को। तो यहाँ पे हार्ट बीट की फीस को पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी टी वेव के ऊपर भी कभी कभी देखने होता है। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड ऑफ द टी वेव मार्क करता है एंड ऑफ द सिस्टोल को मार्क यहाँ पर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। यहाँ पे बात करेंगे हम डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर टूनिका इंटीमिया कभी की इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वैमस एंडोथेलियम, और टूनिका मीडिया जो कि मिडल लेयर जो कि स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिन फाइबर से बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस किस से बना होता है ये आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जो कि टूनिका इंटीमिया है वो आपका स्क्वैमस एंडोथेलियम से बना हुआ है। टूनिका मीडिया जो कि इनर लेयर स्मूथ मसल इलास्टिन फाइबर से बना हुआ है। टूनिका एक्सटर्ना जो कि एक्सटर्नल लेयर ऑफ द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है विद कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये चीजें याद रखना है आपको, एक्सटर्नल लेयर होती है। यूनिक वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में देखने को मिलता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, ब्लड आपका जो है लीवर से होते हुए जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर जाता है, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन से लीवर में चला। स्पेशली कॉर्डिनरी सिस्टम जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्डियक मस्कुलेचर जो, अगर आपको मसल हार्ट के भी तो मसल को थोड़ा सा ब्लड चाहिए होगा, तो वो एक कोऑर्डिनेटरी सिस्टम भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट के ब्लड वेसल्स को भी सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये आपको डायग्राम आके डबल सर्कुलेशन देख लेना किस तरीके से होता है, ठीक है। पहले लंग्स में जाता है, फिर आपका मतलब साइमल्टेनियसली सब साथ में हो रहा होता है। ये आपको छोटा दे रखा है, ये वेन है आपकी, ये आपकी आर्टरी है, ये भी आपको याद करना है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज की बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके ऑटो रेगुलेटरी बाय स्पेशली जो कि देखने को मिलता है मायोजेनिक के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्पेशल न्यूरल सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगटा के अंदर प्रेजेंट है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आप मॉडरेट कर सकते हो। स्पेशली जो कि मायोजेनिक होता है, स्पेशल न्यूरल सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगटा कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ, अच्छा एएनएस से मॉडरेट कर सकता है। जैसे कि सिंपैथिक नर्व की अगर बात करेंगे, हार्ट बीट बढ़ा देता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देता है। तो पैरासिम्पैथिक क्या कर देता है, हार्ट बीट को कम कर देता है, कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है, स्पीड ऑफ द कंडक्शन को भी कम कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है। सिंपैथेटिक सब कुछ बढ़ा देगा, पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ कम कर देगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। वैसे तो ये ऑटो रेगुलेटरी होता है, ये पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा। हाई ब्लड प्रेशर देखने को होता है हाइपरटेंशन के अंदर, तो इनके अंदर नॉर्मल जो होता है 120 से 180 जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक और नॉर्मल प्रेशर होता है, 140 से 90 जो कि हाइपरटेंशन अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी के अंदर आपको देखने को मिलता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रेफर टू एज एस्टेरोक्लोरोसिस अफेक्ट द ब्लड वेसल्स कॉजेज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। क्या हो जाता है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर मैं बात करूंगा, एस्टेरोक्लोरोसिस जो अफेक्ट करता है ब्लड को, वेसल्स को, कॉज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस, दोनों भी तीनों भी आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, वेसल कॉज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस, ठीक है। एंजीना, एंजीना पेक्टोरिसिस, एंजीना पेक्टोरिसिस की अगर मैं बात करूंगा, एक्यूट चेस्ट पेन अगर होता है व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि रीचिंग द हार्ट मसल, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस देखने को नहीं मिलता है। एक्यूट चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलता है, चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलता है, नो इनफ ऑक्सीजन जो कि हार्ट मसल को नहीं मिल पाता है। हार्ट के जो मसल होते हैं एंजीना पेक्टोरिसिस, हार्ट के मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसको आपका एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का भी आ जाता है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो क्या कि ब्लड वेसल्स के अंदर आपका फैट और हो जाता है। हार्ट फेलियर की अगर बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट फेलियर नॉट पंपिंग बट इफेक्चुअली बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ द लंग्स की वजह से इफेक्टिवली लंग इनफ ब्लड नहीं बच जाता है। लंग्स का कॉन्जुगेशन मतलब जितना फूलना चाहिए, जितना रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट किसकी वजह से होता है, हाँ कार्डियक अरेस्ट आपका हार्ट स्टॉप बीटिंग, क्या हो जाता है हार्ट डायरेक्टली बीट करना शुरू बंद कर देता है। लव डब साउंड जो थे वो यहाँ पे नहीं आते। अच्छा यहाँ पे लव डब साउंड वाला कुछ बताया नहीं क्या मैंने, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कार्डियक साइकिल में मैंने आपको बताया नहीं है, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए। हार्ट का लब साउंड जब आता है क्लोजर ऑफ द एवी वल्व ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल, ओके। एवी वल्व जो आर्टरी वेंट्रिकल वल्व जो कि सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल के अंदर एवी वल्व का जाता है, पहला लब डाउन शुरू होता है, फिर उसके बाद क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वल्व जो होते हैं डब साउंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा मैंने अच्छा वो यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ द बीटिंग की वजह से आपको पता चल गया कि हार्ट के स्टॉप बीटिंग, बीट बीट करना बंद कर, लब दब साउंड आना ही बंद कर देता है। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूंगा, हार्ट अटैक सडन मसल इज सडनली डैमेज, हार्ट के जो मसल होते हैं उनके अंदर डैमेज हो जाता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने की वजह से, ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह नहीं होने की वजह से, इसलिए इनके अंदर हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसी के साथ आपको पूरा जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इससे आपको वैल्यू मिलती तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।